प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। हाय, दिस इज मी के और हम आ गए हैं पिवट पॉइंट के एक और नए एपिसोड के साथ। तो अब हम बात करने वाले हैं आज टेक्नोलॉजी के बारे में। और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे हम राज कपूर के साथ। वो राज कपूर नहीं जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे, वो राज कपूर जो टेक्नोलॉजी के सुपरस्टार हैं, जिनको फादर ऑफ मेटावर्स भी कहा जाता है, गॉड फादर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ढेर सारी टेक्नोलॉजी के बारे में। स्पेशली जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो ये पॉडकास्ट बिल्कुल भी मिस ना करें और उसको थोरोली एंजॉय करें। हो सके तो नोटबुक लेके बैठें, नोट्स बनाएं। तो वेलकम करूंगा मैं राज कपूर जी का। कौन कहता है कि नॉलेज को कैद नहीं करा जा सकता? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम नॉलेज को कैद कर सकते हैं, और आज कैद करा है इन वीडियो के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राज कपूर, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर राज जी, आज आपका बहुत वेलकम है पिवट पॉइंट पे। परफेक्ट। एंड ये एक छोटा सा मजाक था, बट वी कैन एक्सेप्ट दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये जो चेन दिखा रहे हैं ना, इस चेन से आपकी और मेरी आज कड़ी जुड़ गई है। आज हम एक्चुअली बोल सकते हैं वी आर ऑन द ब्लॉक चेन। वी आर आल्सो ऑन द ब्लॉक चेन। हाउ टू मेक अ चेन टू अ ब्लॉक चेन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सर, ये हो रहा मजाक। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके बारे में। बिल्कुल। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए ऑडियंस को। हु आर यू Who are you? एंड क्यों आपको फादर ऑफ मेटावर्स बोला जाता है, गॉड फादर ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है? ये आपको बहुत सारे लोग नाम देते चले जा रहे हैं लास्ट 10 डिकेड से, और मैं एक आपका स्टूडेंट ही हूँ। जैसे जी। मैं आपसे मिला था स्टार्टिंग में, तो मैंने आपके सेशंस अटेंड करा, आपको फॉलो कर रहा था, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरे कुछ सवालों के जवाब आपने नहीं दिए थे, आज आप मेरे कब्जे में हो। आज हमने आपको कैद कर लिया है। बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपके बड़े बड़े क्वेश्चन दागने वाला हूँ। बिल्कुल डालिए, जितने बड़े उतने बेहतर। तो पहले आप बताइए अपने थोड़ा अपने बारे में। हाँ, मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, मेरी हिस्ट्री इतनी लंबी है कि मैं सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड करके बताता हूँ 2010 से। क्यों? क्योंकि अगर बताऊंगा तो पूरा सेशन उसी में खत्म हो जाएगा। अभी मैं 60 साल का हो चुका हूँ। ओके। सबसे पहले मैं अपनी जर्नी में ये बोलना चाहता हूँ, मैं इस बिजनेस में आया कैसे, इस लाइन में कैसे आया। 2010 अगस्त का महीना था। मेरी डॉटर सबसे पहले स्कॉलरशिप पे यूएस गई। मैं मेरी वाइफ बहुत खुश। बच्ची गई, पढ़ रही है, बड़ी हो गई है, पंख आ गए हैं बच्चे को, चलो उड़ जाओ। लेकिन हमने ये भी किया, हम सरप्राइज देंगे उसको दिसंबर में उसका बर्थडे था। ओके। तो हमने सोचा चल दिसंबर 19 तारीख को बर्थडे है, मनाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे और उसके बाद न्यू ईयर भी मनाएंगे यूएस में। मौका हमारे को भी मिल जाएगा। लेकिन एक छोटी दुर्घटना हुई नवंबर में मेरी वाइफ और मैं ट्रैवल कर रहे थे बाय रोड फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे, और एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ और उसमें मेरी वाइफ चल बसी। 2010 में अक्टूबर 2010 आई लॉस्ट माय वाइफ। आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर, मुझे कुछ नहीं हुआ, शी डाइड। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। वो बहुत ही कठिन समय था मेरे लिए, क्योंकि बच्ची अभी गई थी यूएसए, वाइफ अभी गुजर गई। तो मैंने सोचा कि मैं ये न्यूज, जो मेरी बच्ची 16 साल की थी उस टाइम पे, मैंने बोला मैं खुद पर्सनली जाके उसे बात करता हूँ, नहीं तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। नए शहर में, नए कंट्री, नई पढ़ाई, सब कुछ नया, विदेश में, कैसे बताऊं उसको। तो मैं गया, जिसके लिए जाना चाहता था उसके लिए नहीं गया, लेकिन इसके लिए गया। लेकिन उस दौरान बहुत डिप्रेशन भी था। हमारी शादी 18 साल की शादी थी, एक पल में खत्म हो गई। उस दौरान बच्ची को बताया भी, सब संभाला भी, उसका फादर भी मैं, मदर भी मैं बना। और उस दौरान शाम को मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम 6-8 महीने यहाँ बिताता हूँ। शाम को मैं बैठ के अपना काम करता था, बाकी के दोस्त सब लोग बाहर जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, कहीं कोई बीच जा रहा है, कहीं जा रहा है।
एक दोस्त था मेरा, उसने कहा यार why are you sitting at home? I mean, come on, just get over it. You gotta move on. American था. I said, yeah, listen, he said, no, come, I'll teach you something. उसने कहा मैं आपको एक माइन लेके जाता हूँ. मैंने कहा माइन? अमेरिका में माइन कहाँ आ गई भी? बॉस्टन में, अटलांटा में कहाँ माइन है? कहते हैं कि हम लोग वहां बीच पे घूमे. कहता तू आ तो सही, यू कम. एंड आई वेंट. इट वाज अ बिटकॉइन माइन वेयर यू माइन बिटकॉइंस. ओके. मुझे आइडिया नहीं था बिटकॉइन क्या होते हैं. 2010 में किसको आइडिया था? 2008 में ही आया था अपना टेक्नोलॉजी. 2009 में पहला ट्रांजैक्शन हुआ था. जन में पहला ट्रांजैक्शन हुआ. मैं दिसंबर 2010 यानी कि 1.5 साल, पौने 2 साल बाद उसमें एंटर हो गया. और मेरा टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है. मैं एमबीए हूं. तो आप 2010 में यूएसए गए जी. ड्यू टू सम एक्सीडेंट. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. नो प्रॉब्लम. गॉड्स विश. सो उससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड था? मैं एमबीए था टोटल. एमबीए, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजिस्ट. मैं बहुत कंपनियों के लिए काम करता, इंटरनेशनल कंपनीज के लिए काम करता था. मैं यूएसए से कंपनीज का इंडिया में इंट्रोडक्शन कराता था, इंडिया में यूएसए का कराता था. मैं बहुत सारा काम करता था. ओके. बट टेक्नोलॉजी में नहीं, नॉट नेसेसरली इन टेक्नोलॉजी. जब मुझे ये बिटकॉइन माइंड में लेके गया, मैंने देखा यार ये तो क्या, इतने सारे लोग 200-300 लोग काम कर रहे हैं. मैंने कहा क्या चल रहा है इसमें? थोड़ा ना क्यूरोसिटी होती है. उसने कहा सर आपको ये करना पड़ेगा. मैंने कहा यार मैं तो टेकी हूं नहीं. मैंने तो एमबीए किया हुआ है. इनफैक्ट जब मैं पास आउट किया था 82-83 में, जब आप शायद पैदा हुए थे, उस टाइम पे तो कंप्यूटर था ही नहीं. इंडिया में तो किसी ने कंप्यूटर देखा ही नहीं था. मुझे तो बहुत दूर की बात है. लेकिन बाद में मैं यूएस में ऑफ कोर्स इंट्रोड्यूस हो गया था उस टाइम पे. लेकिन उसने कहा आप मेरे साथ बैठो एंड आई विल शो यू. उस आदमी ने मुझे बिटकॉइन माइनिंग सिखाई. लेकिन उसको सीखने के लिए मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी थी, उसको सीखने के लिए मुझे कोडिंग सीखनी थी, अलग अलग चीजें सीखनी थी. तो एट द एज ऑफ 48, जब लोग सोचते हैं चलो कुछ टाइम में रिटायरमेंट होने वाली है, मैं कुछ नया सीखा. और मैं वो भी टेक्नोलॉजी सीखा जो मैं कभी जिंदगी में सीखा ही नहीं था इसके तो पहले. आपने कोडिंग सीखी? अपने आप सीखी. वाह. आई एम सेल्फ टॉट, कंप्लीटली सेल्फ टॉट. मैंने कोडिंग, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेजेस, आज मैं 18 लैंग्वेजेस में प्रोग्राम कर सकता हूं. आज मैंने 4 ब्लॉकचेन बनाए हैं. लेयर 1, 5 स्वैप्स, 5 सेंट्रल एक्सचेंजेस, 4 डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस. ना जाने कितने प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं. और मुझे उस टाइम तक एक लाइन लिखना नहीं आता था कोड में. तो आप कंसल्टिंग के साथ मतलब आईटी कंसल्टिंग भी कर रहे हैं? बिल्कुल. ग्रेट. और 19 दिसंबर 2010 में मैंने सबसे पहला बिटकॉइन अपना माइन किया. उस टाइम मुझे पता ही नहीं था क्या वैल्यू है. उस टाइम पे उसका वैल्यू $1 भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. हमने सोचा चलो ठीक है, इंटरेस्टिंग है, कुछ मिल रहा है, एक रिवॉर्ड मिल रहा है, चल लॉयल्टी पॉइंट्स टाइप का कुछ मिल रहा है. करते करते मेरी जिंदगी स्टार्ट हुई. लेकिन उसकी वजह से, बिटकॉइन की वजह से मुझे ब्लॉकचेन की वैल्यू पता लगी, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे था. टेक्नोलॉजी वाज बिगर. तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी स्पेकुलेशन से, यानी कि बिटकॉइन से, चली गई रेवोल्यूशन की तरफ. रेवोल्यूशन वाज ब्लॉकचेन. सो माय जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम स्पेकुलेशन, इट वेंट इनटू रेवोल्यूशन, फ्रॉम बिटकॉइन टू ब्लॉकचेन. तो बिटकॉइन आपका ये जो वर्कआउट था, ये कितने टाइम तक चला माइनिंग का? मैं करीबन 2 साल किया. कौन से एरिया में यूएसए के? यूएस में मैं बॉस्टन और अटलांटा के बीच में जाता था. ओके. वहां काफी सारा काम होता था. 2 अलग अलग माइंस से, ज्यादातर अटलांटा में था. तो वहां किया, मजा आया. और वहां उसके बाद मैं बहुत सारे कंपनीज के साथ जुड़ गया, जैसे हाइपरलेजर के साथ जुड़ गया. इथेरियम आया था 2015 में, इथेरियम स्टार्ट हुआ था. तब तक इथेरियम के साथ हमारा काम स्टार्ट हो गया. फिर उसी दौरान हाइपरलेजर भी आया था. तो वो पहली 2 टेक्नोलॉजीज थे ब्लॉकचेन. उसके पहले मैं थोड़ा बहुत जानता था टेक्नोलॉजी के बारे में. मैं एआई के बारे में जानता था, साइबर सिक्योरिटी के, लेकिन टेक बेस्ड नहीं, एप्लीकेशन बेस्ड. कहाँ उनको यूज करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स कैसे यूज होते हैं. लेकिन मैंने उसके बाद ये सब चीजें सीखी, क्योंकि ब्लॉकचेन अकेला नहीं काम करता, सारी टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है. इट वर्क्स विद साइबर सिक्योरिटी. आप आईओटी बोलो, आप क्लाउड बोलो, सबके साथ काम करता है. तो अब एक्चुअली बिटकॉइन जो है वो यूज केस है ब्लॉकचेन का. जी, वो बस उतना ही है उसका. तो और यूज केस क्या है जो बिटकॉइन? यूज केस है. 2017 के करीबन मैं अमेरिका में बॉस्टन में MIT करके, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिन्होंने अपना ब्लॉकचेन लैब खड़ा किया, रिसर्च लैब. यहाँ आपके रिसर्च कीजिए, देखिए दूसरे यूज केसेस क्या हैं. तो सबसे पहले हमने सप्लाई चेन में काम किया, फिर हेल्थ केयर में, फिर एग्रीकल्चर में, यूटिलिटीज यानी कि एनर्जी और पावर में. उसमें बहुत बहुत इंटरेस्टिंग केसेस भी थे.
जैसे कि सिंपल के एक जैसे पावर कंपनी की बताता हूँ। पावर कंपनी थी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, यूटिलिटीज कंपनी, जो कि आपको जैसे आज आपको बिजली का बिल मिलता है, आप देखते हैं कि आपने एक्चुअली उतने यूज किए यूनिट्स के नहीं, आप कभी देखा है? नो। आपको दिखता है भाई आप इतना बिल है, पे इतने टाइम में करो, नहीं तो आपकी बिजली कट जाएगी, राइट। आप उतना ही देखते हो। पूरी दुनिया वैसी देखती है, टाइम कहाँ है किसी को। तो ये कुछ यूटिलिटी कंपनीज, हर उनके बिलियंस ऑफ कंज्यूमर थे, लाखों कंज्यूमर थे, हर कंज्यूमर को वो 5 से लेकर 10 यूनिट्स एक्स्ट्रा हर महीने बिल कर देते। कंज्यूमर को पता नहीं, 5-10 किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसको लाखों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, और कितने सालों से कर रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि कमाई कितनी थी, क्योंकि कोई चेक नहीं करता था। ये सेम केस एक मूवी में था, शाहिद कपूर की एक मूवी आई थी। अच्छा। तो उसमें सेम केस था जो कोर्ट में चल रहा था। अच्छा। तो शाहिद कपूर ने एंड में प्रूव करा था कि ये जो छोटी सी एलईडी लाइट है, हाँ हाँ हाँ, ये इतना मिलियंस का टर्नओवर कर रही है इंडिया के अंदर। देखिए, सो सेम सिमिलर। सो आप कभी नहीं चेक करते, हमको क्या है, चाहे हमको थोड़ी चेक करना है, हमको पता है ये वैल्यू देना हमारा। वो हमने सबसे पहले यूज केस किया, फिर हमने सप्लाई चेन के साथ किया, मर्स के साथ काम किया, बहुत सारे किए। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए कि ब्लॉकचेन को आपने कैसे यूज करा इस। देखिए, ब्लॉकचेन के ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, 3-4 फंडामेंटल्स होते हैं, जो कि अगर आप सीख जाओ, ज्यादा उसमें डीप जाने की जरूरत भी नहीं है इस टाइम पे। ब्लॉकचेन में ऐसा है, आज की जो टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं, आम आदमी यूज करते हैं, चाहे बैंक में हो कहीं भी हो, वो सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी, सेंट्रलाइज्ड यानी सब एक जगह पे रखी है। मैं आपको पूछता हूँ, आप क्या अपने सारे पैसे एक जगह पे रखते हो? जो आपकी सेविंग होती है आप अलग अलग जगह पे डालते हो। करेक्ट। हम सालों से वही कर रहे हैं। ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट भी वैसे ही, आप एक जगह छोड़ के अलग अलग जगह पे आपका डेटा स्टोर होता है ब्लॉकचेन से, ब्लॉकचेन से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये उसका एक फंडामेंटल है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके दूसरा है, अभी आपका जो भी डेटा है वो कोई मैनेज कर रहा है, कोई उसके ऊपर देखता है। ब्लॉकचेन में कोई नहीं देखता, कोई कंपनी का कोई कम्युनिटी बेस्ड है। अभी क्या डेटा आपका सारा डेटा गूगल के पास है, Amazon के पास है, फेसबुक के पास है, आपके पास है क्या सारा डेटा? नहीं। पैसा कौन बनाता है? वो बनाते हैं, आप बनाते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। ब्लॉकचेन में ये खत्म, तो आपको कोई कंट्रोल नहीं करता, सब कंट्रोल आपके पास रहता है। ये सेकंड फंडामेंटल है उसका। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। ब्लॉकचेन में एक बार डेटा गया, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आज के डेटा आप सब चेंज कर सकते हो, जिसके पास पावर है वो चेंज कर सकता है। आप खुद देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी, चोकसी कैसे भागे इंडिया से, सारे सिस्टम्स को मैनिपुलेट करके भागे। क्योंकि हमारे सिस्टम जो थे सेंट्रलाइज्ड थे, अभी सब डिसेंट्रलाइज्ड हैं। आप कितने सिस्टम चेंज करोगे, आपको पता ही नहीं डेटा कहां पड़ा है। पूरे वर्ल्ड में 100 जगह, 1000 जगह कहां पड़ा है, अभी आपको पता है कहां पड़ा है, एक ही जगह पड़ा है। आप उसको कर सकते हो, आप उसको हैक कर सकते हो, जा सकते हो। वो प्रॉब्लम है, ब्लॉकचेन डिसरप्ट करता है और उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। एक ही एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी, ब्लॉकचेन। इसीलिए ब्लॉकचेन पे आप जो डालोगे उसमें ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट और ट्रेसेबिलिटी, तीनों चीजें आ जाती हैं। ये ब्लॉकचेन का सबसे बड़ी खूबी यही है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सर देश के बारे में। एक देश के पीएम थे, उन्होंने बोला यार मेरा देश ना आने वाले टाइम में सी में डूब जाएगा पूरा, तो मैं अपने देश को मेटावर्स पे लाइव रखने की कोशिश करूंगा। और ये शायद आपने न्यूज देखी होगी, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि मतलब क्या उनका माइंडसेट था, क्या बोलना चाह रहे हैं वो? मैं थोड़ा वो कंफ्यूज है थोड़ा जिंदगी में। अच्छा। मेटावर्स पे डाल के आपको क्या, अगर आपका देश ही नहीं रहेगा तो मेटावर्स चलाएगा वहां, आपके सर्वर कहाँ होंगे, कुछ नहीं होगा। अगर आपका देश चले ही जाएगा तो मेटावर्स में कहाँ रहेगा, सबसे पहला ये बात। दूसरी, इनको मेटावर्स की कंफ्यूजन होती है। मेटावर्स में ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी साथ में काम करती है, जिसमें एआई, ब्लॉकचेन, वीआर, एमआर, एआर, ये सारी टेक्नोलॉजीज काम करती हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेटावर्स में क्या है, एआर वीआर अच्छे कुछ इफेक्ट्स गिमिक्स आ रहे हैं, बस वो है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा है। और अगर आप चलिए, इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करिए लेमन लैंग्वेज में, जो हमारी ऑडियंस समझ पाए, व्हाट इज मेटावर्स। 90% ये समझ रहे हैं हाँ कि फेसबुक ने मेटा लॉन्च करा है, हाँ। वो इसका मालिक है, मेटावर्स एक प्रोडक्ट है। हाँ, जबकि अभी आपने जस्ट एक्सप्लेन करा कि उसमें सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उसका कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। मेटावर्स एक ना आपकी जिंदगी की इस दुनिया का एक्सटेंशन होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये किसी एक का नहीं होता है मेटावर्स, कई कंपनियां बना सकती हैं, एक टेक्नोलॉजी है। उसको या तो हम एक्सटेंडेड रियलिटी बोले, मिक्स्ड रियलिटी बोले, वर्चुअल रियलिटी बोले, आप कुछ भी बोलो उसको।
आप जो कल्पना कर सकते हैं आप वो बना सकते हो बेटा मेटावर्स में। लेकिन मेटावर्स का फायदा ये रहता है कि आप खुद तो जा नहीं सकते, लेकिन आपका अवतार यानी कि आपका एक अलग सेकंड डुप्लीकेट वहां जा सकता है और वो पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकता है बिना वीजा बिना पासपोर्ट के। एक उसमें फायदा क्या होता है, मैं सिंपल चीज देता हूं, मैं किसी के लिए एक मेटावर्स, एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना रहा हूं मेटावर्स, आप सब उसको समझ आ जाएगा, किसी को जो भी समझ सुन रहा है समझ आ जाएगा। अभी फिल्म इंडस्ट्री वाले कहीं किसी को आगरा में शूटिंग करनी है, कोई बोलता है नहीं पिरामिड्स के साथ करेंगे, नहीं कोई बोलता है फ्रांस में जाके करेंगे, ये सब ठीक है। तो टीम्स को जाना पड़ता है, वहां स्काउटिंग करेंगे, फिर पता लगे वहां बारिश हो रही है, खत्म, पैसा वेस्ट होता है। हमने ऐसा फिल्म इंडस्ट्री के लिए मेटावर्स ये बना रहे हैं, इंडिया में ही बना रहे हैं। इसमें आप यहीं बैठे पीछे सिमुलेशन कर लो, आईफल टावर के सामने सामने इन एक्टर एक्ट्रेस का अवतार डांस कर रहा है, यहां जा रहा है, वहां कर रहा है, बात कर रहा है, फाउंटेन के पास बैठा है, वो सब आप देख सकते हो एक्चुअल शूटिंग से पहले। साथ में पूरा वेदर पैटर्न कैप्चर करते हैं, कौन से दिन पे आपको जाना चाहिए। तो मेटावर्स में आपको बैठे बैठे एक जगह, जैसे हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, यहीं बैठे बैठे मुझे पता लग जाएगा कि मुझे अप्रैल 12 और 18 के बीच में यहाँ शूटिंग करनी चाहिए, या सबसे कम क्राउड रहता है, मैं सारी उसकी इंटेलिजेंस उसमें डाल देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुझे पॉपुलेशन का मैप मिल जाता है, भाई इतने लोग किस दिन पे ज्यादा आते हैं, किस दिन पे कम आते हैं, रात को कितना आते हैं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां से लेता हूँ। मैं ऊपर सैटेलाइट से वेदर ले लेता हूँ मेटावर्स, और ये वर्चुअल रियलिटी से मैं पीछे उसकी बैकड्रॉप चेंज कर लेता हूँ, और ये सारी चीजें मैं लॉक कर देता हूँ ब्लॉकचेन पे, ताकि मेरे पास ये नॉलेज बेस बन जाए और ये चेंज नहीं हो सकता। ग्रेट। तो कोई भी बाद में रेफरेंस ले सकता है उसका, आप ही नहीं, कोई भी। कल को मैं किसी और प्रोड्यूसर को बेच सकता हूँ, किसी और डायरेक्टर को बेच सकता हूँ, तो मेरी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो मेटावर्स एक आपकी काल्पनिक दुनिया है जो कि डिजिटल दुनिया है। आप ये चेयर बना सकते हैं, कप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं वहां, और जा सकते हैं। लोग ज्यादातर उसमें गॉगल्स पहन के देखते हैं, अरे ऐसा 3D 2D इफेक्ट आता है, बढ़िया आता है। जो आप खुद नहीं कर सकते जिंदगी में, वो आप वहां कर सकते हो। अगर मैं यहाँ से कभी, अगर मैं, देखिए मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरे को जाना है किसी मीटिंग में जो कि फ्रांस में है, मैं मेटावर्स के थ्रू आराम से जा सकता हूँ, जूम से भी जा सकते हैं आप, लेकिन मेटावर्स में ऐसे लगेगा कि वास्तविकता में वहां बैठा हूं। और उसके बाद में अलग अलग चीजें होती हैं, गेमिफिकेशन होता है, एनएफटीज होती हैं, ये सारी चीजें मैं मेटावर्स में डाल सकता हूँ। एनएफटीज जो कि कलेक्टेबल्स हैं, उनको मैं वहां कलेक्ट कर सकता हूँ और मेटावर्स में एक्सचेंज भी कर सकता हूँ और एज करेंसी। एक्चुअली मेरी आपकी लास्ट टाइम बात चल रही थी, मैंने आपसे यूज केस शेयर करा था माइनिंग का। हाँ, एक्चुअल वाली माइनिंग, नॉट बिटकॉइन वाली माइनिंग। हाँ, कोल माइनिंग, डायमंड माइनिंग। सो ये इनपुट मुझे मिला था मैक्सिको से। एक मेरे फ्रेंड है, उन्होंने बोला मुझे एक प्रोजेक्ट रन करना है इसी में, काइंड ऑफ मेटावर्स बोले या AR VR बोले, तो समहाउ कि माइनिंग में कैमरेस फिट कर दिए जाएंगे। करेक्ट। उसके बाद हम AR टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो भी मिनिस्टर्स हैं, अगर वो माइनिंग के अंदर जाना चाहते हैं, लाइव चेक करना चाहते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठे हुए पूरा विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, एक तो टाइम की सेविंग हो गई, एक सीनियर लीडर की, कॉस्ट सेविंग हो गया, टाइम सेविंग हो गया, और भी बहुत सारी चीज होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये एक मुझे लगा कि एक राइट यूज केस था AR VR मेटावर्स बिल्कुल टेक्नोलॉजी का। एक और बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं आपको मैं। हम एक और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें 9,600 अभी 9,662 हो चुके हैं टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ओके। टेम्पल्स, गुरुद्वारास, मॉस्क, एवरीथिंग। एक उसका मेटावर्स बन रहा है, उसका नाम है टेम्पल कनेक्ट। ओके। आप यहां बैठे, या आपकी माता जी अगर बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकती या जाना नहीं चाह सकते या बहुत तकलीफ होती जाने में, आप यहां से वहां दर्शन कर सकते हो, और आप अपना भी वहां इमेज डाल सकते हो। अगर आपको कैलाश में बैठना है या वाराणसी में बैठना है, और इतना फोटो रियलिस्टिक है, आपको पता भी, और AI टेक्नोलॉजी के साथ पूरे कैरेक्टर्स बने हैं उसमें, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कोई दूसरा है। आपको लगेगा सच्ची आपकी माता जी वहां कैलाश मंदिर वहां बैठी है, कैलाश पर्वत के। आप भगवान को मानते हैं? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। तो जो मेटावर्स वाले भगवान है वो काम करेंगे? देखिए, भगवान काम करता है, हम लोग मेटावर्स बनाते हैं, हम भगवान नहीं है। हम सिर्फ उनके मंदिर बना सकते हैं। ऐसी मेटावर्स को ये बोला कि यूनिवर्स है, मेटावर्स वो यूनिवर्स है, एक हमारा ये वाला यूनिवर्स जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक मेटावर्स वाला डिजिटल बिल्कुल युग हमारा। अब वो आपने भगवान को भी डिजिटल बना दिया। बिल्कुल बना दिया। तो क्या डिजिटल भगवान
हमारी मनोकामना पूरी करेंगे? देखिए पहले ना डिजिटल टेक्नोलॉजी होती नहीं थी तो हम लोग स्टैचू बना देते थे, एक मूर्ति बनाते थे, करेक्ट? वो भी वही था। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी से मूर्ति बनाते हैं। दूसरा, इससे एक और चीज है, अगर हमारे जैसे हमारी फैमिली में कई लोग हमारे से बड़े हैं, गुजर जाते हैं, हम उनका अवतार बना के एक जगह बना के रखा है ताकि आप अपने बुजुर्गों से जिंदगी भर बात कर सके। कल को मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनसे बात कर सकेंगे। उनके सिर्फ फोटो चाहिए, हम उनसे अवतार बना देते हैं यार, वॉकिंग टॉकिंग अवतार। वो आज मैं कभी भी, मुझे नहीं लगा कि मेरी माँ नहीं, मुझे लग सकता है मैं बात कर सकता हूं उनसे, बेशक जिंदगी दुनिया में नहीं है लेकिन मेटावर्स में कभी नहीं अमर हो जाते हैं। वो उसका फायदा है। आप अपने बच्चों को अपने पूरे परिवार का परिचय करा सकते हैं, जो कि कभी जिंदगी में हम नहीं कर सकते थे पहले। आज वो हो रहा है और इसी टेम्पलवर्स में हो रहा है। तो इसी टेम्पलवर्स में आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, चढ़ावा दे सकते हैं, मुंडन होए, शादी होए, सब कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट द श्रद्धा, फीलिंग्स, वो अंदर से आनी चाहिए। हाँ। हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक, किसी ने पत्थर की मूर्ति बनाई, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी की मूर्ति बनाई। सर लेकिन आप अवतार को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम जो देख रहे हैं अवतार, वो एक कार्टून टाइप का है। हाँ, वो उसमें बकवास है, वो बिल्कुल बेकार है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वेरी हाई एंड अवतार बना रहे हैं, फोटो रियलिस्टिक अवतार बना रहे हैं, सेम लाइक अस, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपके जैसे ही दिखेगा, 19-20 का फर्क रहेगा। ओके। इनफैक्ट समटाइम अवतार हमारे से बेटर ही दिख सकता है। हम वो अवतार हमारे कंट्रोल में, हमारी प्रोग्रामिंग है, तो हम वो बना रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अब मेरा अवतार है, राइट? तो उस अवतार के लिए मुझे जीन्स भी परचेज करनी है, टी शर्ट भी लेनी है, जैकेट लेनी है, मे भी शायद रेबन का चश्मा भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, और वॉचेस भी परचेज करनी पड़ेगी। उनकी कॉस्ट भी सेम ही रहने वाली है। मतलब ये चीज एक आम ऑडियंस कैसे एक्सेप्ट करे, एब्जॉर्ब करे? मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल चीज है। जैसे मेरा अवतार है, आजकल इतने सारे ब्रांड्स आ गए हैं मेटावर्स पे, आपको चॉइस है। ये ब्रांड्स इस टाइप की मर्केंडाइज बनाते हैं जो कि दुकानों में नहीं अवेलेबल होंगी। उसकी वो खासियत है, वो उनकी वो एनएफटी बनाते हैं। एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन या कलेक्टेबल बोलिए। आज मेरे को एक नाइकी का जूता खरीदना है, वो नाइकी का जूता मुझे मेटावर्स में ही मिलेगा, उसका दूसरा कॉपी यहाँ नहीं मिलेगा मुझे। अगर आपको कॉपी चाहिए, फिजिकल कॉपी भी चाहिए, साथ में फिजिकल भी चाहिए, उसको हम फिजिटल बोलते हैं। पहले ये डिजिटल था, अभी फिजिटल बना दिया उसको, ताकि मैं वो नाइकी का जब जूता खरीदूं तो उसकी ओनरशिप मेटावर्स में भी मेरी हो और मेरे पास उसी का एक कॉपी मुझे मिले। सपोज उसके सिर्फ 500 पीस बनाए पूरी दुनिया में, एक मेरे पास, एक वहां, कलेक्टर आइटम बन जाता है। करेक्ट? आप नाइकी भी खरीद सकते हो और नायका से भी खरीद सकते हो। कल को नायका भी चले जाएगा मेटावर्स पे, तो उसकी जो सस्ती आइटम्स है वो भी मिल जाएंगी। देयर इज नो प्राइस बैरियर, द प्राइस बैरियर इज गॉन। मेटावर्स रिमूव्स प्राइस बैरियर। एनीबडी कैन कम इनसाइड एंड से मेरा ले लो, मैं 200 में बेच रहा, आप 2000 का ले लो, 2 लाख का ले लो, सब आपके पास है। आपके पास पूरी वैरायटी इसलिए है क्योंकि आप पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट डील मिल रहा है मुझे। एआई को यूज करके मैं क्लिक कर सकता हूं विच इज द बेस्ट डील फॉर दिस नाइकी मॉडल और दिस शू। आई गेट इट है, मैं मेटावर्स वहां गया, उस दुकान से लिया, इतना फायदा हो जाता है। सबसे पहले सर आप बताइए एनएफटी के बारे में। एनएफटी जो है, अभी ऐसा लोग मान रहे हैं कि एनएफटी तो बूम था, चला गया। तो पहले तो ये मिथ क्लियर करिए कि एनएफटी बूम है या नहीं है। मैं बता रहा हूं। सेकंड चीज, इसमें लोग जोड़ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क मार्केटिंग, जो बहुत ही डीप है इंडिया के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे नेगेटिव भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको थोड़ा क्लैरिटी दे कि लोग समझ पाए कि मुझे पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताऊं एनएफटी होता क्या है। एनएफटी की नॉन फंजिबल टोकन में, ठीक है, नॉन फंजिबल का मतलब क्या होता है, पहले ये दिखा सुना दो, फिर आधी चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। आज मैं आपको 500 रुपए देता हूं, ठीक है, उसकी डेफिनेट वैल्यू है 500, आपको मिल गया। जब आप मुझे वापस देंगे तो आप 500 का नोट दे सकते हैं, या 100 के 5 नोट दे सकते हैं, या 200 के बिल्कुल 2, 100 का, आप मुझे 500 ही वापस करोगे। उसको फंजिबल बोलते हैं, इक्वल वैल्यू। आज मैं 1 तोला गोल्ड खरीदता हूं तो 50,000 का, तो 50,000 का, 60 तो 60, इक्वल वैल्यू, जितना दिया उतना मिला। मैं वही 500 नोट आपको देता हूं। आपका नाम कपिल, कपिल देव का सिग्नेचर ले लिया उस पर, अभी क्या उसकी वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वो 500 के नोट पे है लेकिन वैल्यू बढ़ गई। वो 10 रुपए के नोट पे भी होगा तो भी वैल्यू बढ़ जाती है उसकी। इसको नॉन फंजिबल बोलते हैं, इसकी जिसकी वैल्यू मार्केट फोर्सेस तय करें, आप और मैं नहीं। ओके। मैं पेंटिंग बनाता हूं,
जब मैं पेंटिंग बेचता हूं तो पेंट का और बैकग्राउंड ईजल का वो मैं ब्रश उसका नहीं ले रहा हूं पैसा, उसकी वैल्यू एम एफ हुसैन की पेंटिंग की क्यों वैल्यू इतनी है? ब्रश स्ट्रोक्स तो वही है, कोई भी कर सकता है, आजकल तो बहुत लोग कॉपी कर लेते हैं, तो एआई सब कुछ कर देता है, लेकिन वैल्यू ओरिजिनल की ही रहती है। एनएफटी का एक्चुअल वैल्यू है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ओनरशिप किसका है, क्योंकि पूरी डिजिटल दुनिया में कंटेंट, जैसे आप ये कंटेंट बना रहे हैं, ये कल को कोई और निकाल दे, बोलते ये तो मेरा ही है, आप कैसे प्रूव करोगे? तो एनएफटी का एक्चुअल यूज है किसी की ओनरशिप प्रूव करना। हाँ, ये है कि वेस्ट में तमाशे बना के रखे हैं, क्रिप्टो किटी, बॉर्ड एप, ये सारी चीजें हैं, वो सब टाइम पास थी, लेकिन उस टाइम पास ने एनएफटी का रियल वैल्यू बता दिया दुनिया का कि ओनरशिप इस तरीके से की जाती है और ब्लॉकचेन पे की जाती है। अब सर एक चीज और बताइए, अभी मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट करा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो ये फिनिश हो जाएगा? मुझे लगता है कि यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा फायदा होगा उनको, मैं बताता हूं क्यों। आप नहीं, अगर ब्लॉकचेन आता है, हाँ, तो शायद हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आईपी की, बिल्कुल ब्लॉकचेन पे डाल दिया, आपकी होगी। करेक्ट, क्योंकि वो सेम काम कर रहा है। आज आप यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, कोई भी डाउनलोड कर सकता है उसको, कोई भी कर सकता है, मैं तो बहुत करता हूं यूज कर दिखाने के लिए कभी। इसी तरह एक दूसरी साइट है स्टीमिट, उसमें आप अगर आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको रॉयल्टी फीस देनी पड़ती है, जिस ओनर है, जो ओनर है। यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है, इसमें अवेलेबल है। ओके, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे, उसमें आप ओनर हो और आपको उसका फायदा मिलना चाहिए। ब्लॉकचेन मतलब यू आर द ओनर, यू हैव द राइट्स, you should benefit from it. NFT is exactly that. NFT ओनरशिप आपको सर्टिफिकेट देता है। आज आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है, वो आपका ही है, करेक्ट? बर्थ सर्टिफिकेट वो आपका ही है, डिग्री वो भी आपकी है, लेकिन डिग्री फेक कर सकता है आदमी, सब कुछ फेक कर सकता है, लेकिन अगर ये ब्लॉकचेन पे रहे कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन कैन नेवर बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो सर आप बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग के वाले जो कुछ लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं गलत वे में, मैं बताता हूँ, इसके ये बहुत बड़े स्कैम्स चलते हैं इसमें। और क्यों चलते हैं? क्योंकि आम इंसान को पता ही नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या है। उनको लगता है क्रिप्टो में पैसा डाला, ब्लॉकचेन में डाला, एनएफटी में डाला तो उनके पैसे डबल ट्रिपल होके आ जाएंगे। इंसान की ग्रीड जो होती है ना, अंधाधुनी, वो बहुत ज्यादा होती है। और हम भेड़ चाल बहुत है, इंडिया में बहुत भेड़ चाल है। भेड़ चाल से, अरे मैंने पैसा डाला, तू भी डालना यार, मेरे को उस दिन डबल होके आया, ट्रिपल होके आया, ये शुरुआत होती है। व्हाट कम्स इजी गोज इजी, ये ऑलवेज रिमेंबर दैट, ये याद रखिएगा, जो आसानी से आएगा उतनी आसानी से जाएगा। नेटवर्क स्कीम्स में क्या होता है, आपने कहा आप इन्वेस्ट करो, आप 3 और इन्वेस्टर लाओ, चेयर लाओ और ले गए, और पिरामिड मार्केटिंग होती है, जो कि आपने जैसे बोला अच्छे के लिए भी होती है, बुरे के लिए भी होती है। इसमें बुरा ज्यादा इसलिए होता है बिकॉज काफी लोग अनअवेयर होते हैं कि ये एनएफटी क्या है, क्रिप्टो क्या है। उनको लगता है भाई डाल दिया पैसा तो मिल जाएगा पैसा, और क्रिप्टो में आजकल बहुत मिल रहा है, क्योंकि क्रिप्टो का प्राइस पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गया। 2017 में हार्डली 10-12-15 हजार था, अभी 30,000 है, बीच में $50-60,000 भी चले गया था। कैसे गया? मार्केट मैनिपुलेशन सिस्टम जो भी होता है, व्हाटएवर। तो सर ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि एनएफटी? सबसे पहले क्लैरिटी आपको चाहिए, यही मैं आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी ये है कि आप प्रमोटर ने किस लिए बनाया है वो कॉइन या टोकन। सबसे पहले हर एक टोकन के पीछे एक व्हाइट पेपर होता है। आप व्हाइट पेपर पढ़िए, यहाँ कोई पढ़ता नहीं। ओके, अरे पैसा बन रहा है, पेपर कौन पढ़ेगा? अरे ठीक है। सिगरेट क्या पैकेट के ऊपर भी लिखा रहता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, फिर भी आप सिगरेट फूकोगे, जिसको फूकना है फूकेगा। इसमें भी लिखा होता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। क्या ऐसा क्या लिखा हो? व्हाइट पेपर पे लिखा हो, इसमें ये 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं व्हाइट पेपर में। इस कॉइन का मतलब क्या है, ये टोकन या कॉइन जो भी बनाया है या जो भी है स्कीम, इसका पर्पस क्या है। आप रीजनेबली सब लोग इंटेलिजेंट है कि यार पर्पस क्या है, ये बनाया क्यों है। अगर आपको पता लगे तो लॉजिक है उसमें, तो आगे जाइए। प्रमोटर्स कौन है? बिटकॉइन का क्या लिखा हुआ है? बिटकॉइन का Bitcoin is a reward coin for people who make blockchain. शुरुआत उसी से हुई थी, अभी पॉपुलर होके ट्रेड होता है। एथेरियम में क्या लिखा हुआ होगा? एथेरियम के ऊपर प्रोजेक्ट्स चलते हैं, एथेरियम के ऊपर एनएफटी बनते हैं, उसकी वैल्यू है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करने की वैल्यू है। तो बिटकॉइन पे नहीं बनता? बिटकॉइन पे नहीं है। बिटकॉइन इज लाइक अमिताभ बच्चन ऑफ द इंडस्ट्री।
ओके, सीधा। उसकी वजह से बाकी कॉइन बने और बाकी कॉइन ने वो बाकी टोकन और कॉइन ने वो ये सब चीजें डाली जो कि बिटकॉइन में नहीं था, ताकि वो ज्यादा सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग हो। बिटकॉइन ने उसके ऊपर टॉर्च डाली, ये देख हम लोग ये कर सकते हैं, दूसरों ने उसे बेहतर बनाया। हर एक चीज बेहतर ही बनती है। हम पहले विंडोज 5 यूज करते थे, 10 यूज करते थे, अभी 12, 13, 14, 15 जितने भी आ गए। आईफोन भी वैसे ही है, आईफोन 10 से लेकर 15 आ गया। सब हर साल इंप्रूव ही होते हैं, किसी और से सीखते हैं, कहीं से सीखते हैं, वही इसमें तो लोग सीख गए। लेकिन लोगों ये भी सीखे कि लोग ना बिटकॉइन और इसको बहुत मानते हैं कि इसमें बड़े जल्दी पैसे बनते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, नाइदर इन बिटकॉइन नाइदर इन एनीथिंग एल्स। तो सर अभी तक हमने बात करी ब्लॉकचेन के बारे में, मेटावर्स के बारे में, दिस इज हार्डकोर टॉपिक। अब बात करते हैं एआई के बारे में। एआई अभी बूम चल रहा है, बहुत चल रहा है। तो जैसा आपने अभी ऑफ स्क्रीन बताया था कि आप कुछ ऐसे एग्जांपल भी देंगे कि इंडिया के लोग भी यूज कर पाए, क्योंकि आप इंटरनेशनल बहुत सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अदर गवर्नमेंट्स को भी। थोड़ा हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे दुनिया जो शिफ्ट होने वाली है, हम अभी देख भी रहे हैं, शिफ्ट हो रही है। चैट जीपीटी ने भी पूरा शिफ्ट कर दिया है, बिल्कुल। मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है करंट सिनेरियो में। इंपॉर्टेंट इज दैट कि दुनिया कैसी होने वाली है 2030 में। अब बड़ा आराम से 2030 में आधे जो जॉब्स आज हैं वो नहीं रहेंगे। खास करके जो कंटेंट साइड पे, क्योंकि चैट जीपीटी सब काफी सारा काम कर ही रहा है। आपको ना टेक्नोलॉजी को टूल्स देखना चाहिए। पहले उससे पहले एक चीज बता, ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल दो ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनको मैं बोलता हूँ बंटी बबली। ओके, क्योंकि दोनों के पास कोई फ्रेमवर्क नहीं है, दोनों के अराउंड कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, दोनों अपनी तरह से बढ़े जा रही हैं। सर बबली कौन है? वो आप बना दो किसी को जो आना है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बबली बोलता हूँ। ओके, गुड सपोर्ट टू ब्लॉकचेन बट कैन नॉट वर्क विदाउट ब्लॉकचेन इन द लॉन्ग रन। मैं उस पे आने वाला हूँ। ओके, बंटी बबली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि साथ में दोनों बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, मस्त काम करते हैं, उल्टा काम भी कर सकते हैं, सही काम भी कर सकते हैं, आप डिपेंड आप, ठीक है, दोनों टूल्स हैं। आपको सीधा बोलता हूँ, मैं अगर आपको एक ब्रिक दूं, एक ईंट दूं, आप क्या करोगे? या तो उसको नींव की ईंट बनाओगे, या तो उसका पुल बनाओगे, या दीवार बनाओगे। अगर दीवार बनाओगे आप कट ऑफ हो जाते हो, पुल बनाओगे आप सामने वाले से जुड़ जाते हो। ये टूल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन दोनों ऐसी टूल्स हैं। सर आप ना टेक्नोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से ना ग्राउंड पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपने बोला है बंटी बबली, काइंड ऑफ फ्यूजन है ये टेक्नोलॉजी का। ये लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। बिल्कुल राइट, तो आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए कि कैसे यूज केस होंगे जो दोनों के कॉम्बिनेशन में आने वाले हैं। मैं वही बताने वाला हूँ। और कब आने वाले हैं ये, इस पे क्या क्या काम चल रहे हैं? मैं बताता हूँ। आ चुके हैं, ओके बताइए। सबसे पहले तो ये देखिए, जैसे आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, चैट जीपीटी की लिमिटेशन है कि भाई 2021 के पहले कोई डेटा नहीं है उसके पास, क्योंकि तब से ट्रेन किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जो ट्रेन करोगे वही सीखेगा। आप तोते को सिखाते हो ना, जो तोते को गाली सिखाओगे तो गाली बकेगा, आई लव यू बोलेगा, हेलो बोलेगा, जो बोलोगे आप सिखाएगा। तोता वैसा होता है, आर्टिफिशियल वही है। आर्टिफिशियल तोता है, आपको जो सिखाओगे वो बोलेगा। एक्चुअली लोग ये बोल रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सेम हमारे ब्रेन को प्रोसेस करके बनाया गया है, कंप्यूटेशन पावर उतनी डाली गई है, और इन फ्यूचर की इस ब्रेन को बढ़ा रहे हैं, जो ह्यूमन से काफी आगे निकल जाएगा। बिल्कुल समहाउ ये वो कंपेयर कर रहे हैं एक ह्यूमन माइंड को और एक आइंस्टाइन जैसे माइंड को, कि अभी फ्यूचर में एएसआई आने वाला है, सुपर इंटेलिजेंस होने वाला है। सो जब ये चीज आएगी तो इसमें खतरा भी बहुत बढ़ेगा दुनिया के लिए। तो क्या इसके लिए हम रेडी हैं? मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उसको बंटी और बबली बोला, खतरा है कि अगर गलत काम करे तो गलत चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो अच्छे, अगर आप, जैसे मैंने कहा, इफ आई गिव यू अ ब्रिक यू कैन मेक अ वॉल और यू कैन मेक अ ब्रिज। अभी आप ब्रिज बनाना सीखिए, वॉल क्यों बनाएंगे? क्योंकि वॉल टेम्पररी होगी, ब्रिज परमानेंट होगा। एआई जो है उसको करता कौन प्रोग्राम है? आप और मैं। करेक्ट। कोई सुपर इंटेलिजेंस रोबोट तो नहीं आता ना, करने वाले हम ही हैं। जो हम सिखाएंगे वही वो सीखेगा। सही सिखाएंगे सही सीखेगा। मैं सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं। आप उसको गलत सिखाओगे गलत बोलेगा। मैंने कहा ना तोता है, आपको जो बताएगा उसको पता नहीं हो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है क्योंकि आपने सिखाया उसको। यहां ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा योगदान आता है। क्या आता है? जब आप एआई को कुछ भी सिखा रहे होते हैं, अलग अलग सोर्सेज से डेटा फीड कर रहे होते हैं,
अगर वो ब्लॉकचेन पे रहेगा तो उसकी ऑडिट ट्रेल इमीडिएट आ जाती है, यानी कि कब सिखाया, किसने सिखाया, क्या सिखाया, एक्यूरेसी है नहीं है, तो आप जज कर सकते हैं कि ये एक्यूरेट डेटा निकाला है कि नहीं निकाला है। वाह, सर ये तो अमेजिंग चीज बताई आपने। सिंपल, यही सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्लुएंस है। अभी एक्चुअली मैं आपको इसका जो आपने बोला उसका एग्जांपल देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी में टाइप करा कि मुझे पोएम लिख के दो, तो उसने एक बेकार सी पोएम लिख के दी। मैंने बोला कि आई एम ए कंटेंट राइटर या मैं एक पोएट हूँ, अब मुझे पोएम लिख के दो, तो उसने मुझे अच्छे से लिख के दी। तो कहीं ना कहीं उसने उनको सेंस करा, उस ग्रुप को सेंस करा और मुझे एक राइट पोएम लिख के दी। आप कहीं ना कहीं ये सेम बात बोल रहे हैं। ऑडिट ट्रेल, अब इसमें क्योंकि एआई में बहुत सारी इश्यूज आती हैं कि एआई किसी के कंटेंट को इन्फ्रिंज कर रहा है, किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, किसी की आईपी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें आएंगी। कुछ केसेस भी रिसेंटली हुए हैं जहाँ के लोगों ने कहा कि इसने मेरा कंटेंट यूज किया मेरे परमिशन के, बिना मुझे कुछ रॉयल्टी मिले। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एआई में। ओके, ठीक है, तो जो चैट जीपीटी है अभी मैं उसको यूज केस ले रहा हूं। आपने पोएम बना दी, ठीक है, आपने लिखी नहीं, लेकिन आप उसको कॉपीराइट कर सकते हैं, इसमें रिस्क रहता है। कल को किसी ने कहा यार ये तो मेरा पैराग्राफ इसने यहाँ से निकाला है, आप पे केस कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं, जब तक इसके अराउंड फ्रेम्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आएंगी तब तक वो बंटी बबली ही रहेंगे। उसके बाद तो अभी हम इंजॉय कर सकते हैं। अभी इंजॉय करो और खुद देखो कि मैं इसको बेहतर कैसे बना सकता हूं। तो सर इसकी इफेक्टिविटी भी तो कम हो जाएगी अगर हर चीज कॉपीराइट हो गई और मुझे राइट कंटेंट मिल नहीं पा रहा है अपने काम के लिए, तो मुझे लगता है चैट जीपीटी फिर बेकार हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ ब्लॉकचेन सबसे बड़ा रोल फिर प्ले करता है। कैसे प्ले करता है? क्योंकि अगर सबका कॉपीराइट ब्लॉकचेन पे है तो ब्लॉकचेन अगर कोई यूज करेगा तो उसको उसकी रॉयल्टी मिल जाएगी यूज करने की। आप अलाउ करेंगे तो यूज करेगी, नहीं करेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। उसमें क्या होगा, फिर आपकी कोई केसेस नहीं होंगे, इन्फ्रिंजमेंट्स नहीं होंगे। मैं कहता हूँ यार यूज कर लो, मेरा इंटरव्यू है, उसमें से कुछ यूज करना यूज कर लो, लेकिन उसके लिए मुझे कोई टोकन दे दो या कोई रिवॉर्ड दे दो, क्योंकि वो मेरा कंटेंट है। आप इतने सारे पॉडकास्ट बना रहे हैं, कल को किसी आपके पॉडकास्ट से कोई कुछ यूज करे, आप क्या कर सकते हैं? आज क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आप क्या केस करोगे उस पर? कभी नहीं जीतोगे उसको। लेकिन कल को वो ब्लॉकचेन पे रहेगा, आपके कंटेंट कोई एआई में सर्च में आ गया, भाई इसमें से ये निकाला, आपको कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। आपने कहा यस दे कैन यूज इफ आई गिव परमिशन टू ब्लॉकचेन। आप वही ब्लॉकचेन और इसका बहुत बड़ा संगम है। सर चैट जीपीटी 3 और 4 में क्या डिफरेंसेस है? हर एक चीज में डिफरेंस होता है, इसी वही डिफरेंस है जो एप्पल 14 और एप्पल 15 में। हर एक चीज एक बेटर बनती है, एक कुछ प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉर्ट करती है, आगे करेगी। अगर टेक्निकलिटी में जाएंगे तो बहुत सारी डिफरेंस, नहीं तो बिल्कुल जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जो हर साल कुछ नया इंप्रूवमेंट करता है, उसके नए वर्जन निकलते हैं और निकलते रहेंगे। आज हम वेब 3 की बात कर रहे हैं, कल हम वेब 4 की करेंगे, 5 में करेंगे। तो बेसिकली इंजीनियरिंग लेवल पे मैं पूछ रहा था कि चैट जीपीटी 3 वो डिफरेंट शायद लैंग्वेज पे है। हाँ, वो अलग लैंग्वेजेस हैं और उसमें क्या है, रीजनल लैंग्वेजेस भी बहुत आ रही हैं। उसमें रीजनलाइजेशन आ जाएगा, लोकल लर्निंग्स भी आ जाएंगे, एलएलएम्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी उसमें, जो कि पहले वर्जन में नहीं है। हर चीज में सिर्फ इंप्रूवमेंट ही आता है। ओके, तो सर ये फ्यूचर में हम बात कर रहे थे डेंजर के क्या केसेस हो सकते हैं? टेररिस्ट अटैक, बहुत सारा, देखिए फिशिंग अटैक्स, मैलवेयर, ये सारे आप एआई से बना सकते हैं। आप बना सकते हैं, मैं बना सकता हूँ। अगर आप बैठे तो मैं आपके सारे सिस्टम में फैल जाऊंगा? नहीं, गलत है। आपको ये रिस्क बहुत है। अब मैं एआई में एक प्रोग्राम बना दूं कि हाउ टू स्प्रेड मैलवेयर इन माय फ्रेंड्स कंप्यूटर, ये इसका फ्रेंड के डिटेल दे दो आप, ठीक है, हो सकता है इन फ्यूचर। अभी ना हो रहा हो, किसी को इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं किस तरीके से करूं, लेकिन जिस दिन नॉलेज आएगी सब ये सब होने लग जाएगा। मैलवेयर हो गया, फिर किसी को हैरेसमेंट हो गया, रिस्क हो गए, किसी का डेटा लीक करना, ये सारी चीजें रिस्क ही हैं इसमें सारी। डेटा इज द न्यू गोल्ड, और डेटा ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो क्या करेंगे? अभी हमारे करंट वर्ल्ड में बेस्ट यूज केस तो अभी चैट जीपीटी है, बट इन फ्यूचर और क्या आने वाला है जो मैं आपको बहुत सिंपल रिवोल्यूशन हो? बिल्कुल, देखिए एआई इज अ वेरी गुड टूल फॉर रिसर्च के लिए बहुत यूजफुल भी है। कौन सी रिसर्च? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिंपल प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें एआई का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। इनफैक्ट एआई के साथ दूसरी टेक्नोलॉजीज का भी हाथ है। मैं बोलता हूँ कि 3-4 टेक्नोलॉजी साथ में कैसे काम करते हैं। अच्छा, ओके, वो इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि टेक्नोलॉजीज अकेले नहीं काम करती हैं, साथ में काम करती हैं। शादी भी साथ में होती है। तो एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है SEA, ओके, समुद्र, C.Earth करके है।
आपको पता है, आपने मुझे पूछा था क्वेश्चन कि 2030-2040 में क्या होगा आगे, करेक्ट? सबसे पहले 2030 तक पहुंचने के लिए हमें अपने क्लाइमेट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सबसे पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ज हो रही हैं चीजें, ये सब नहीं रहेगा। हमारी सी यानी कि समुद्र लाइफ है सिर्फ 12 या 14 साल की। 12 या 14 साल के बाद हमारे समुद्र मर जाएंगे। पॉल्यूशन, प्लास्टिक, एफ्लुएंस फ्लोइंग इन द वाटर, ओवरफिशिंग। अगर समुद्र मर गया, क्या आप और मैं जिंदा रहेंगे? तो ये टेक्नोलॉजीज की जो हम बात करते हैं 2030, 2040 की, क्या बात करने का मतलब है क्या? अगर टेक्नोलॉजी ही उसको सॉल्व ना कर पाए प्रॉब्लम, तो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट है C.Earth, क्या प्रोजेक्ट है? सिंपल प्रोजेक्ट है। दुनिया का सबसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट। सिटीजन साइंस यानी कि आप और मैं। इसमें बहुत सारे रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज, यूनाइटेड नेशंस, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। क्या करते हैं हम लोग? 3-4 टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं टू एक्चुअली प्रिडिक्ट वेदर, द रियल वेदर एंड वेदर प्रिडिक्शंस और मॉडलिंग करते हैं। क्योंकि एंड और सी के बारे में अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास, सबके पास फोन होता है, ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप ऑन रखा, आपके आसपास जो है ह्यूमिडिटी, सैचुरेशन, विंड स्पीड, वो सारा कैप्चर करके वो ब्लॉकचेन पे लॉक कर देता है पूरे वर्ल्ड से, एक जगह से नहीं, क्योंकि वर्ल्ड पैटर्न्स वर्ल्ड से ही पता लगेंगे। ठीक है, वर्ल्ड वेदर पैटर्न्स। आपका ये लॉक किस पे करता है? ब्लॉकचेन पे। क्यों ब्लॉकचेन पे? ताकि ब्लॉकचेन की वहां टैंपरिंग नहीं होगी, कोई उसको मैनिपुलेट डेटा को नहीं कर सकता, और पूरे वर्ल्ड को वो डेटा एक ही टाइम पे, रियल टाइम पे दिख सकता है, और कोई भी उनमें से निकाल सकता है, और लेकिन टैंपर नहीं कर सकता अपने पर्सनल यूज के लिए या पर्सनल बेचने के लिए या कुछ भी। ओके, नाउ दैट इज वन। ऑन द ब्लॉकचेन ये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके ये सारा इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिक्स अप फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इट पिक्स अप फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट, सब जगह से कलेक्ट करके ब्लॉकचेन पे लॉक कर देता है। डिवाइस से आईओटी टेक्नोलॉजी लगी होती है, आईओटी से डिवाइस की वो डेटा निकलता है। ये सारा टेक्नोलॉजी लॉक हो गया। उसके बाद हम यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स टू क्रिएट प्रॉपर प्रेडिक्शंस। डेटा जब तक बराबर नहीं होगा तो आपको आंसर भी बराबर नहीं मिलेगा, आपकी मॉडलिंग सारी गलत हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस मॉडलिंग हो, वेदर पैटर्न मॉडलिंग हो, या किसी और चीज की मॉडलिंग हो। तो इस तरीके से हम, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारे गवर्नमेंट्स उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू बी गिवन। ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे। सो इसमें आईओटी आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया जो कि सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और उसको देता है डेटा एनालिटिक्स को फॉर एक्यूरेसी ऑफ। अगर आप डेटा, आपका डेटा ही एक्यूरेट नहीं रहेगा तो आपके प्रेडिक्शंस एक्यूरेट कहां से होंगे? राइट। सो नाउ वी आर क्रिएटिंग अ सॉल्यूशन टू सॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द फ्यूचर। आइस कैप मेल्टिंग, फॉरेस्ट फायर्स, हीटिंग, एक्सट्रीम हीटिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो सर हम मेटावर्स की बात कर रहे थे, मेटावर्स में वॉर नहीं हो सकता? इधर से मेरी आर्मी, उधर से उनकी आर्मी, जो जीता। लेकिन मेटावर्स में सारी प्रोग्रामिंग है। जिस दिन मेरे को लगा है मैं उनको ब्लॉक ही कर दूंगा, आ ही नहीं पाएंगे मेरे पास, तो क्या करेंगे? वो बेस्ट है, ऐसी वॉर बेस्ट है। मेरे दरवाजा बंद कर दिया, आओ ही मत अंदर, खत्म हो गया। ठीक है सर, लास्ट सेशन में चलते हैं हमारे। बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने बहुत सारी बात करी आपसे, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंटरनेशनली कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कैसे आप हेल्प कर सकते हैं इंडस्ट्री को, इंडिया की। आप मोस्टली काम इंटरनेशनली कर रहे हैं जैसा आपने बताया। अब इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपको देख रहे होंगे, ठीक है, उनसे आप कैसे जुड़ सकते हैं, हेल्थ केयर में आप क्या सपोर्ट दे सकते हैं, एजुकेशन में क्या, ये 2 बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ। और सबसे ज्यादा बजट भी इनकी तरफ एलोकेट किया जाता है। तो पहले तो आप अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, आप आपके सबसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स अदर देन गोवा गवर्नमेंट। हाँ वो तो है, ठीक है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट आपको एक्साइट कर रहे हो, और ये सारे प्रोजेक्ट्स तो एक्साइट करते हैं, लेकिन उनका वैल्यू भी होना चाहिए, उनका इम्पैक्ट भी होना चाहिए। यस। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा मैं सोचता हूँ 2 एजुकेशन, एक एजुकेशन में बोलता हूँ, एक हेल्थ केयर में बोलता हूँ। आज की एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में खास करके, आज की एजुकेशन सिस्टम, आपको आपने ग्रेजुएशन किया, आपको डिग्री मिल जाती है, आप आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये मालूम है कि एक्चुअली जॉब्स, जो सीवीज जो देते हैं लोग, 70 to 80% उसमें फॉल्सिफाइड रहते हैं।
चाहे वो डिग्री हो या एक्सपीरियंस हो या कुछ हो। एक हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें ये सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, ये आप फेक नहीं कर पाओगे उसको। ओके, कैसे मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन यूज करके आपने, अगर आपका सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे, अगर यूनिवर्सिटी आपका सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन पे डालता है तो पूरी दुनिया से 1 सेकंड में वेरिफिकेशन हो जाएगा कि ये आपका है कि नहीं है। वेरी नाइस। आज क्या करते हैं, आज मैंने जेरोक्स निकाला, व्हाइट इंक से चेंज कर दिया, 60 का 80 कर दिया, जॉब मिल गया, कोई देखता नहीं, ठीक है चलेगा। ये बहुत इंडिया में हुआ है, या तो फोटोशॉप कर दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत होता है। एटलीस्ट 45% ऑफ डिग्रीज इन इंडिया आर फेक डिग्रीज। वेरी बिग प्रॉब्लम इंडिया की रेपुटेशन के लिए भी वेरी बैड प्रॉब्लम। क्यों? अभी आप एम्बेसी में जाओगे, मुझे इमिग्रेट होना है या आगे फर्दर स्टडीज के लिए जाना है, लंदन, यूएसए, वेयरएवर, यूरोप, एम्बेसी फेक डिग्रीज मिलता है, फेक सर्टिफिकेट मिलता है। सब बोलते हैं पंजाब के सारे स्टूडेंट्स हम नहीं जाने देंगे, गुजरात के स्टूडेंट्स ये रिलायबल नहीं है, पेपर फेक है, ये फेक है, वो फेक है। होता है, हम करते भी ऐसे। ओके, ठीक है, एजेंट्स बैठे रहते हैं जो करते हैं कि साहब हमारे को आपको सर्टिफिकेट बना देंगे, ये बना देंगे, बता देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ये मैं अगर इमिग्रेट कर रहा हूँ, मेरा पेपर्स फेक हैं, रेपुटेशन किसी खराब होती है? इंडिया की खराब होती है। इसीलिए इंडिया को इतने सारे कंट्रीज वीजा भी नहीं देते हैं। वी आर अमंग्स द लोएस्ट। क्यों? क्योंकि हमारा रेपुटेशन ही खराब है पहले से। अभी बेटर है, पहले से खराब है। हमारे प्रधानमंत्री सब जगह जाते हैं, लेकिन फिर भी उतना रेपुटेशन नहीं हुआ कि हमारे को सब जगह की वीजा मिलते हैं। आज यूएस वीजा देता है हमारे को? नहीं। प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहां, सब कुछ करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। ये नहीं कर पाते क्योंकि ये कंट्री के कंट्री, वो उनको, हमको ट्रस्ट ही नहीं करते, कि उनको लगता है कि हम आधे जो पेपर दे देंगे फेक है। तो ये एक हो गया। अभी आप डिग्रीज को अगर ब्लॉकचेन पे डाल दो, आप सारे डिग्रीज को ब्लॉकचेन पे डाल दो, तो किसी को सवाल ही नहीं पूछ सकते ये फेक है कि नहीं है। आप चेक कर सकते हो, चाहे आप एम्प्लॉयर हो या कॉन्सुलेट हो। बिल्कुल सिंपल। तो एक हमने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया। वेरी नाइस सर। ये प्लेटफॉर्म बनाया, और नॉट ओनली डिग्रीज। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, बिना नाम लिए। एक पोर्टल है, बहुत बड़ा पोर्टल, हेल्थ केयर पोर्टल है। सारे डॉक्टर सारे उसमें है। आपको हार्ट स्पेशलिस्ट चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट चाहिए, ईएनटी चाहिए, आप उस पर जा सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और आगे उनसे सेवा ले सकते हो। आपको पता है, मैं एक पोर्टल, ऐसा ही एक पोर्टल था, 3 महीने मैं उस पोर्टल पे था एज डॉक्टर राज कपूर। क्योंकि मैंने बनाया डिग्रीज, कॉपी डिग्रीज करके इसमें बताया और डाल दिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मुझे, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे एज बीइंग ऑनबोर्डेड। मेरे को उन्होंने वेरीफाई तक नहीं किया कि मैंने एक्चुअली वो डिग्री की कि नहीं। मैंने डॉक्टर राज कपूर हार्ट स्पेशलिस्ट, मैंने जिंदगी में सिर्फ अपनी वाइफ का हार्ट फील किया, अपना तो किया नहीं है। इतना ही हार्ट का कनेक्शन है मेरा। लेकिन उन्होंने मेरे को डॉक्टर राज कपूर का ओहदा दिया। मेरे को दिन में 8 या 10 आते थे मेरे को अपॉइंटमेंट्स। मैं कैंसिल करते रहता था, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता कुछ भी, क्या देखूंगा किसी का हार्ट में है? इतना डेंजरस। आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, कभी आपने देखा उसकी डिग्री जेन्युइन है कि नहीं है? आपने देखा है? नहीं। आप मान के जाते कि भैया ये जेन्युइन है। दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया। सब लोग भेड़ चाल में जाए, यार ये डॉक्टर अच्छा है। जब तक कुछ हादसा नहीं होता तो डॉक्टर अच्छा है, उसके बाद उसी की पिटाई करोगे आप। ठीक है, लेकिन मैं कैसे उस पोर्टल पे चला गया जब मैं डॉक्टर हूं ही नहीं। मैं दूर दूर से डॉक्टर नहीं हूं। ये हुआ। फिर मैंने उनको बताया कि देखिए आज मैं उनके साथ काम कर रहा हूं टू मेक इट मोर सिक्योर बाय गिविंग ऑथेंटिसिटी। ठीक है सर, आपसे बात करके बहुत मजा आया, और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूंगा कि सर की जो एज है उसके अकॉर्डिंग वो लगते नहीं है। और मैं तो स्टार्टिंग में बोल रहा था सर को कि सर टेक्नोलॉजी का अमिताभ बच्चन है, बट नाम उनका राज कपूर है। बिल्कुल। तो सर मुझे थोड़ा सा और बताइए अपने बारे में कि आपको कुछ ऑफर्स आते हैं गर्ल्स के, क्योंकि आप इतने हैंडसम लगता है देखने में। ये तो यार ऐसी पूछा है कि मेरी वाइफ सुनेगी तो फिर खैर मैं वाइफ के साथ बहुत डिस्कस करता हूँ, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे अभी अमिताभ बच्चन ने भी बताया था एक शो में कि यार अभी भी मुझे लोग ऑफर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आप स्पीकर है बड़े अच्छे,
तो डेफिनेटली गर्ल्स भी अट्रैक्ट होती होंगी यस आपसे। आई विल नॉट, मैं मॉडस्ट नहीं बनता था, मेरे को बहुत सारे आते हैं, आज भी बहुत आते हैं। ग्रेट। यहाँ तक कि मैं जिस प्लेटफॉर्म से कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था, लिंक्डइन पे भी मेरे को लास्ट एक साल में करीबन 13 ऑफर्स तो आए हैं। अभी देखते हैं कि मैंने किसी को हाँ नहीं बोला है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि बहुत सर खुश देखो ऑफर तो हम भी करते हैं, हाँ, आप लेकिन करेंगे? हम आप मुझे marriage हम बिजनेस proposal से करते हैं, हम बिजनेस से करते हैं। मैं सोचा आप मुझे ऑफर कर रहे हैं, मैरिज आप तो बॉयज भी कर रहे हैं और गर्ल्स भी कर रहे हैं ऑफर। ठीक है सर, तो आपसे बात करके बहुत मजा आया, पेज पॉइंट में आपने टाइम दिया, लोगों को बहुत पसंद आएगा डेफिनेटली। हमने सारी टेक्नोलॉजी कवर करी है और ये हमारा पहला शूट है। जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल, तो डेफिनेटली हम दोबारा पॉडकास्ट करना चाहेंगे आपके साथ, बिल्कुल करेंगे जरूर, और डिटेल में करेंगे, डीप में करेंगे, में करेंगे। मैंने कहा ये तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो तो ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत आगे है, बहुत बात। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।